हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो। तो अटैक मोड हो चुका है शुरू, इंडियन इको पूरी की पूरी हम कर चुके हैं रिवाइज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, हर चीज की फुल ऑन रिवीजन यहाँ पे चल रही है। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई नो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि मैथ्स कंपल्सरी हो रहा है बीकॉम ऑनर्स के लिए, पर तुम उस चीज की टेंशन मत लो। हमने बार बार बोला है कि वो जस्ट एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास सोल्यूशन उस चीज का आ जाएगा। तुम्हें वो सब कुछ सोचना नहीं है, कोई मेल वेल के चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तुम करोगे, पढ़ाई हम करवाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की रिवीजन के साथ। तो सबसे पहली चीज जो मनी एंड बैंकिंग में हमारे पास आती है वो है हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली चीज मनी क्या है, देखो मनी इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, हैज सम वैल्यू व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन सब चीजों का मतलब क्या है, इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो है बार्टर सिस्टम। पैसा मनी के आने से पहले क्या होता था, जब तक मनी नहीं थी तब तक हमारे पास बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सामान के बदले में पैसा नहीं, सामान के बदले में सामान ही एक्सचेंज किया जाएगा। ये होता था बार्टर सिस्टम कि अगर मैं शूज बनाती हूँ, तुम फॉर एग्जांपल व्हीट प्रोड्यूस करते हो, तो मैं तुमसे व्हीट ले लूंगी, बदले में तुम्हें शूज दे दूंगी। दैट वाज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तुम्हें पता है हमारे देश में ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे तब तक बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ही चलता था। मनी का सिस्टम ही हमारे देश में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारा होता था कि व्हीट में भी एक्सचेंज फॉर क्लोथ, हाउस फॉर हॉर्सेस एक्सेट्रा, और अ टीचर में बी पेड व्हीट और राइस एज अ पेमेंट फॉर द सर्विसेज। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब एक चीज सोच के देखो, मैं एक टीचर हूं, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के बदले में तुम मुझे व्हीट दे रहे हो या मुझे राइस दे रहे हो। लेकिन अरे अगर मुझे जरूरत ही ना हो व्हीट की, राइस की, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे? तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं उस बदले में, ठीक है ना। या फिर तुम मुझे व्हीट और राइस नहीं दे सकते हो। तो जब भी बार्टर सिस्टम हो रहा है वहां पे एक चीज का होना जरूरी है, एक कोइंसिडेंस का होना जरूरी है कि मैं जो बेच रही हूँ वो तुम खरीद रहे हो और बदले में जो तुम बेच रहे हो मैं भी वही खरीदना चाहती हूँ। ये कोइंसिडेंस होना चाहिए कि अरे तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। ये कोइंसिडेंस हर बार नहीं हो सकता, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में कि दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाते थे अगर दोनों के पास वो नहीं है जो सामने वाले को चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली इफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू पर्सन्स आर नीडेड बाय ईच अदर। इट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए। It means that goods in possession of two different persons must be useful and needed by each other. But ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में हो नहीं पाता था एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर था कि ये कोइंसिडेंस हो पाता। फिर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है, देखो अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हें मेरे से अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 1000 रुपए लूंगी, लेकिन उस केस में मैं कैसे डिवाइड करूं कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 4 किलो राइस चाहिए कि 4 जूते चाहिए कि 4 शर्ट चाहिए, क्या चाहिए मैं वो बता नहीं सकती। इन कमोडिटी एक्सचेंज डिफिकल्टी ऑफ डिवाइडिंग द कमोडिटी अराइजेस। इफ अ कार इज टू बी एक्सचेंज फॉर अ स्कूटर देन द कार कैन नॉट बी डिवाइडेड। कार हमारा डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिमिलरली एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अभी तो मैं बोल सकती हूँ 500 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, पहले नहीं होता था। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, हम अपने पैसे को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था उस टाइम पे। था कि मेरे को तो फॉर एग्जांपल आज तो पैसा स्टोर करना बहुत आसान है, पहले मैं क्या एक्सचेंज कर रही थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारे शूज स्टोर करके रखने पड़ेंगे ताकि जब भी मैं कुछ खरीदूं बदले में शूज दे दूं, और जो भी मैं खरीदूं मुझे वो भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो अब तो पैसा तो मैं स्टोर कर सकती हूँ लॉकर में, मोबाइल फोन में, बैंक में, लेकिन पहले हम शूज को, व्हीट को, राइस को, इन सबको स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि इन सबका ओवर द टाइम डिटीरियोरेशन हो जाता था, ये सारी खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी। ट्रांसफर भी बहुत मुश्किल होता था एक जगह से दूसरी जगह पे करना। एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं होता था। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ तो आज तो मैं बोलूंगी किसी भी बच्चे को मेरे से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हर वो बच्चा जो मुझे 1000 रुपए देगा मैं उसे पढ़ाऊंगी। लेकिन पहले अगर मेरे पास एक बच्चा आता है जो शूज बेच रहा है, एक बच्चा आता है जो क्लोथ्स बेच रहा है, एक बच्चा आता है जो व्हीट बेच रहा है, एक जो राइस बेच रहा है, मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं शूज कितने खरीदूंगी, मैं राइस कितने खरीदूंगी, मैं कपड़े कितने खरीदूंगी, मैं इन सबको कैसे बताऊं कि कितना कितना मैं खरीदूंगी तुम सबसे एक क्लास लेने के लिए, ठीक है।
एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था जो कि आज मनी की वजह से आ गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब आज तो मैं तुम्हें बोल सकती हूँ बेटा जी तुम्हें अगर इंस्टॉलमेंट में मुझे पेमेंट करनी है तो हर 1-2 महीने बाद तुम मुझे इंस्टॉलमेंट दे देना, इंस्टॉलमेंट पे इतना इतना इंटरेस्ट तुम पे कर देना। पहले ऐसा नहीं हो सकता था, पहले हम फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। जितनी भी डेफर्ड पेमेंट्स होती थी इन अ बार्टर इकोनॉमी, फ्यूचर पेमेंट वुड हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। मुझे गुड्स के टर्म्स में बताना पड़ेगा क्या कि मैं हर 2 महीने बाद तुमसे 2 जूते खरीदूंगी? अरे 2 महीने बाद वो जूता अगर खराब हो गया, वो खत्म हो गया, उसकी डिमांड ही नहीं रही, वो अब जो है स्टाइल में ही नहीं रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। 2 महीने बाद तुमसे चावल खरीदूंगी, चावल खराब हो गए 2 महीने तक, तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो पाती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आई, हमने देखा बार्टर सिस्टम में, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम मनी लेकर आए। तो मनी क्या है? मनी भी वही सब कुछ करता है जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करता है। मनी क्या करता है? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक मेजर ऑफ वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है एंड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। यही चारों काम मनी करता है। जो चारों प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी बार्टर सिस्टम की, वही चारों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारे पास मनी। ठीक है, तो मनी के 2 फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन वो होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअल में मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, यानी कि क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या थी मनी में, बार्टर सिस्टम में, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था कॉमन और मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। लेकिन अब हमारे पास क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, पर 2 सेकेंडरी फंक्शन भी साथ में हमें मिल गए कि हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं और मनी को हम डेफर्ड पेमेंट्स भी उससे कर सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी के? देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि हम मनी के टर्म्स में कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं होगा ना अब कि भैया तेरे पास शूज है, तेरे पास शूज है तो है, ठीक है, मैं तुझसे पैसा देके शूज खरीद लूंगी, तू पैसे देके मुझसे जो है मेरी सर्विसेज, मेरी गुड्स खरीद ले। ठीक है ना भाई? तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ वैल्यू भी है। मेजर ऑफ वैल्यू है कि हमारे पास एक कॉमन यूनिट है कि अब मैं बता सकती हूँ कि हर वो बच्चा जिसको मेरे से पढ़ना है वो 1000 रुपए दे और पढ़ ले। अब एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। पहले मैं कॉमन मेजर कर नहीं सकती थी कि शूज कितने खरीदूं, क्लॉथ कितना खरीदूं, राइस कितना खरीदूं, वेट कितना खरीदूं, पर अब मुझे पता है कि हर उस बच्चे को जिसको पढ़ना है वो 1000 रुपए देगा, वो पढ़ लेगा। तो अब मैं हर एक चीज का प्राइस जो है वो मनी के टर्म में बता सकती हूँ। एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अब मुझे मिल गया है, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट अब मुझे मिल गया है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मुझे कोई भी फ्यूचर पेमेंट करनी है, लोन लेना है, अब वो आसान हो गया है। अब मुझे अगर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है मैं कर सकती हूँ। अब कोई जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट पेमेंट करूं, अब मैं फ्यूचर के लिए प्रॉमिस कर सकती हूँ, फ्यूचर के लिए पेमेंट्स कर सकती हूँ। ठीक है जी। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू पे मैं मनी को बहुत आसानी से अपने लॉकर में, अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रख सकती हूँ। आजकल तो हम ऑनलाइन देख लेते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, संभाल के रखने की, चीजों को संभाल के रखने की जरूरत ही नहीं है। तो गुम होने का डर नहीं है, खराब होने का डर नहीं है। तो मनी एक हमारा जो है एसेट वाला काम भी करता है, करंट एसेट हमारा बन जाता है। ठीक है ना, ये खराब भी नहीं होता है। ठीक है ना। अब अगली चीज आती है मनी सप्लाई। तो मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब मनी सप्लाई का टॉपिक है जो कि बेटा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर 1 से 2 एमसीक्यू डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या है? इट इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द करेंसी एज वेल एज अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल जितना करेंसी मेरे देश के लोगों के पास है उसका सम टोटल मैं बोलूंगी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है। एक चीज याद रखना, इसमें हम सिर्फ वो ऐड करेंगे जो भी हमारी पब्लिक के पास है, जो भी पैसा मेरे देश की सरकार के पास या बैंक्स का पैसा जो भी है, मैं उसको काउंट नहीं करूंगी। इट डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई जो है डज नॉट इंक्लूड द मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स। जो भी मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स मेरे होते हैं, मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स कौन से होते हैं? हमारे बैंक्स और हमारे देश की सरकार। तो हमारे देश की सरकार के पास या बैंक्स के पास जो भी उनका खुद का पैसा है उसको मैं मनी सप्लाई में काउंट नहीं करती हूँ। मैं मनी सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की जनरल पब्लिक का जो पैसा है उसको काउंट करती हूँ। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इसमें आता है और नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक इसमें आता है। देखो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक मतलब कि हम लोगों ने जो अपनी जेब में इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, जो पैसा अपनी जेब में हमने संभाल के रखा हुआ है उसको मैं बोलूंगी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। लेकिन एट द सेम टाइम आपका, मेरा, हम सबका पैसा बैंक में भी पड़ा है। हमारा पैसा जो बैंक के पास पड़ा है उसको मैं बोलती हूँ नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट जितने भी बैंक्स के पास पड़े हैं उसको भी हम काउंट करेंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ वही वाले डिमांड डिपॉजिट होने चाहिए जो पब्लिक के हैं। अगर कोई ऐसा पैसा है जो बैंक का खुद का है
और वो भी बैंक में पड़ा है, तो वो मैं इसमें कंसीडर नहीं करूंगी। सिर्फ वो पैसा जो पब्लिक का है और पब्लिक ने बैंक में जमा कराया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे कंसीडर करूंगी। इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ नेट, क्योंकि इस पैसे, इस डिमांड डिपॉजिट में से हम सिर्फ वही डिमांड डिपॉजिट ऐड करते हैं जो पब्लिक ने जमा करवाए हैं बैंक के पास। अगर किसी बैंक ने, अगर सरकार ने जमा करवाया है कोई पैसा बैंक के पास, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं उसको माइनस करती हूँ और यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट की जगह नेट डिमांड डिपॉजिट बोलती हूँ। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक में क्या है कि जो भी नोट्स, जो भी कॉइन्स पब्लिक के पास है फिजिकल फॉर्म में, जो भी नोट है आपके पास पेपर फॉर्म में, जो भी कॉइन्स है, ठीक है, जो कि आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने इशू करे हैं, ठीक है, वो लीगल टेंडर है हमारे देश में। लीगल टेंडर मतलब कि वो हमारे पास लीगली एक्सेप्टेबल मनी है, वो ऐसी मनी है जो हमारे देश में कोई लेने से मना नहीं कर सकता। लीगली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मनी है, लीगल टेंडर मनी है हमारी। जो नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, अगर कोई भी तुम्हें नोट्स में, कॉइन्स में पेमेंट कर रहा है, तुम उसको मना नहीं कर सकते कि भैया मैं नोट नहीं लूंगा, मुझे तो चेक दे दो। नहीं, तुम किसी को नोट्स में पेमेंट करने से मना नहीं कर सकते, वो लीगल टेंडर है। पर अगर कोई तुम्हें चेक दे रहा है, चेक एक लीगल टेंडर नहीं है, तो मना कर सकते हो कि भैया मैं चेक में पेमेंट नहीं लेता, मैं तो नोट्स की फॉर्म में पेमेंट लेता हूँ, कैश के फॉर्म में पेमेंट लेता हूँ। तो आप कैश को मना नहीं कर सकते क्योंकि कैश तो लीगल टेंडर है, पर आप चेक को, ऑनलाइन पेमेंट को मना कर सकते हो क्योंकि वो जो है लीगल टेंडर नहीं, वो लीगल है, लीगल है, वो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, कैश कंपल्सरी है कि आप मना नहीं कर सकते कैश में पेमेंट लेने से, पर चेक्स, ऑनलाइन पेमेंट्स वो लीगल तो है, पर वो लीगल टेंडर नहीं है, सरकार की तरफ से कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें उसमें पेमेंट लेना है, तुम मना नहीं कर सकते। नहीं, तुम मना कर सकते हो, पर वो लीगल तो है, इलीगल नहीं है, पर तुम मना कर सकते हो कि मुझे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक आर इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी व्हिच द पब्लिक डिपॉजिट इनटू द बैंक। डिमांड डिपॉजिट क्या है? जो पब्लिक ने बैंक में डाले हैं, ठीक है, जो कि कभी भी पब्लिक विड्रॉ करवा सकती है अपने पैसा बैंक में से। ठीक है, अब नेट डिमांड डिपॉजिट क्या? हेल्ड बाय द बैंक refers to the total value of deposits held by the bank from the customers that are available for the withdrawal of the customers. These are considered demand. इनको हम डिमांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी एक कस्टमर डिमांड करेगा वो बैंक को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, तो इनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो करेंसी प्लस द डिमांड डिपॉजिट अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी मनी सप्लाई निकल के आ जाती है। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के मेरे पास 4 टोटल मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। ठीक है, M1, M2, M3, M4। M1 की बात करते हैं सबसे पहले, और M1 ही तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा तुम्हें देखने को मिलता है। इन तीनों को यूजुअली तुम पेपर में नहीं देखते हो, ज्यादातर यही तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। M1 होता है मेरा मनी सप्लाई, जो हमने ऊपर पढ़ा, बेसिकली उसी मनी सप्लाई को हम M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ करेंसी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक चीज याद रखना, मनी सप्लाई गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे है, यानी कि ये फ्लो नहीं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 क्या है? M1 में मेरे पास क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, OD DD C क्या है? करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, लोगों की जेब में कैश के फॉर्म में जो करेंसी है। D से आता है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक। ठीक है, तो पब्लिक का जो भी नेट डिमांड डिपॉजिट है वो यहाँ पे आता है। OD क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। कई बार क्या है, हमने नहीं, पब्लिक ने नहीं, पर बैंक ने भी नहीं, किसी और फॉरेन के लोगों ने, किसी ना किसी ने डिपॉजिट करवा रखे होते हैं पैसे RBI के पास। कुछ और अदर डिपॉजिट्स होते हैं जो RBI के पास होते हैं, जिसको हम M1 फॉर्मेट में ऐड करते हैं। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI, इन तीनों को मिला के M1 फॉर्मेट बनता है। M2 में क्या आता है? M1 पर प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M1 में अगर मैं डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट जोड़ दूं तो मेरा M2 बनता है। M3 क्या होता है? M3 में क्या है? M1, M2 नहीं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। और M4 में मेरे पास क्या आता है? देखो, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो, अब सब में सबसे ज्यादा वाइडर कौन है? सबसे ज्यादा वाइडर है M4, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। इसमें वो भी ऐड हो गए जो M1 में है, इसमें वो भी ऐड हो गए जो M3 में है, पूरे का पूरा। देखो M3 आ गया ना सारा, और M3 में M1 भी आ गया ना सारा, और उसके साथ साथ हमने टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाइडर कौन सा है? मेरा M4 है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चीजें आ गई। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, वो M1 है। लिक्विड मतलब जो कभी भी हम पैसे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट लिक्विडिटी M1 की है, उससे कम M2, उससे कम M3, उससे कम M4 की
लिक्विडिटी सबसे कम है। लेकिन वाइडर की बात करूं, सबसे वाइडर ये, उससे कम ये, उससे कम, उससे कम, वाइडर, ऐसे चलता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इसकी है, उधर जाते जाते कम हो जाती है लिक्विडिटी, और वाइडर टर्म सबसे ज्यादा M4 है, इधर आते आते कम हो जाती है। तो ये तो हो गए मेरे 4 टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया कि एक लीगल टेंडर मनी होते हैं, जो कि हमारे कैश नोट्स होते हैं, जो लीगल तो है और जिसको कंपलसरी है, कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। और दूसरी जो लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो है हमारे चेक, हमारे बैंक डिपॉजिट, ऑनलाइन पेमेंट्स। वो इलीगल तो है, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल तो है, पर उसको लेने से तुम मना कर सकते हो। वो कंपलसरी नहीं है कि तुम मुझे चेक में पेमेंट दो और मैं मना ही नहीं कर सकती। नहीं, मैं मना कर सकती हूँ कि भैया मुझे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, पर अगर तुम मुझे कैश में पेमेंट दे रहे हो, मैं मना नहीं कर सकती, मैं कैश में पेमेंट मुझे लेना ही पड़ेगा। तो कैश इज लीगल टेंडर, चेक्स वगैरह ये सब कुछ चीजें लीगल टेंडर हमारी नहीं होती, वो कंपलसरी नहीं होती। चलो अगले चैप्टर पे हम आते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कमर्शियल बैंक्स का, RBI का, बेसिकली बैंकिंग का चैप्टर हमारा है, जिसमें हम पहले कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कमर्शियल बैंक क्या है, देखो, दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे बैंक्स क्या है, जो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, हर किसी को बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। किसके बीच में, डिपॉजिटर्स के बीच में, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अपने पैसे को बैंक में जमा कराते हैं, और बोरोवर्स के बीच में जिनके पास पैसा है ही नहीं और उनको बैंक से आके लोन लेना पड़ेगा। तो जो डिपॉजिटर्स हैं और जो बोरोवर्स हैं, उनके बीच में एक इंटरमीडियरी कौन होता है, बैंक। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटरी से पैसा लेता है, और जो भी पैसा बैंक के पास आया, इस पैसे को लोन के फॉर्म में बोरोवर को दे रहा है। तो इधर से पैसा आ रहा है, इधर पैसा जा रहा है। तो ये होता है हमारा बैंक, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, ठीक है। डिपॉजिट लेता है, अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट लेता है, जैसे कि इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, बिजनेसेस करंट अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है हमारा टाइम डिपॉजिट, जिसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट बैंक हमें देता है, वो एक तरीके का हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स को सेफ प्लेस देते हैं अपनी मनी को स्टोर करने के लिए, बेसिकली लॉकर वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक बैंक के, ठीक है। बैंक्स जो है प्राइमरी फंक्शन है सबसे पहले उसका एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बेटा जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेता है और इसके बदले में बहुत थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देता है। फिर आता है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अपने बैंक क्या करता है, जितने भी हमारे क्या कहते हैं बोरोवर्स होते हैं, उनको लोन्स देता है बैंक, ठीक है। यहाँ से पैसा लेता है, यहाँ पे पैसा देता है, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्ट लेता है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बैंक क्या करते हैं, एजेंसी फंक्शन करते हैं, मतलब अपने कस्टमर्स के लिए एज एन एजेंट काम करता है, और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी करता है, अपने कस्टमर्स को कुछ और इंपॉर्टेंट यूटिलिटी भी देता है। जैसे कि एजेंसी फंक्शन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे कि सोचो अगर मैंने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, और मुझे उसको हर 6 महीने में या हर 2 महीने में इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो कि मुझे अगर हर 1 महीने बाद, हर महीने की फर्स्ट डेट को मुझे कुछ फीस भरनी है, ठीक है। अब मुझे हर महीने याद नहीं रहेगा, अरे 1 तारीख हो गई, अरे फीस भरो, अरे इंटरेस्ट भरो। तो मैं बैंक में क्या करूंगी, मैं बैंक में ना एक अलार्म लगा दूंगी एक तरीके से कि भैया हर महीने की 1 तारीख को मेरे अकाउंट में से इतने पैसे काट देना, उसके अकाउंट में जमा कर देना। बैंक अपने आप से वो कर देगा हर महीने, मुझे हर महीने जाके बैंक में वो पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बस बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दूंगी, वो मेरे बिहाफ पे हर महीने मेरी इंटरेस्ट पेमेंट, मेरी फीस पेमेंट कर दिया करेगा। ऐसे ही कोई मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बैंक मेरे बिहाफ पे कर देता है। ऐसे ही मुझे कहीं से इंटरेस्ट अगर कलेक्ट करना है, तो मैं बैंक को बोलूंगी कि हर 1 महीने, हर 2 महीने बाद मुझे यहाँ से ना इंटरेस्ट आना होता है, तो तुम इनको ना, इनसे ना हर महीने इंटरेस्ट ले लिया करो। तो बैंक मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेगा, फ्री में नहीं करता। बैंक इन सभी चीजों के लिए कुछ ना कुछ तुमसे फी पेमेंट लेता है, कुछ ना कुछ तुमसे थोड़ी थोड़ी फीस ले लेता है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली एक तरीके का लोन, कि तुम्हें शॉर्ट टर्म लोन मिल जाएगा, कि तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है, तुम उससे ज्यादा पैसा बैंक से मांग सकते हो। जितना ज्यादा पैसा लिया तुमने, उतने पे तुम्हें उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज,
इसका क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने तुम्हें पेमेंट करनी है, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी 2 महीने बाद, ठीक है। तुम बैंक को बोलोगे कि देखो मुझे ना अंशिता मैम ने ना पेमेंट करनी है 2 महीने बाद, तुम मुझे पैसे आज ही दे दो और तुम जाके 2 महीने बाद मैम से पैसे ले लेना। तो बैंक क्या करेगा, बैंक तुम्हें आज ही तुम्हारा पैसा दे देगा, थोड़ा सा फीस चार्ज करेगा, तुम्हें आज ही तुम्हारा पैसा दे देगा, और 2 महीने बाद तुम्हारा बैंक मेरे पास आएगा, मुझे बोलेगा कि लाओ भाई पैसा दो जो तुमने पेमेंट करनी थी, मुझे वो 2 महीने बाद मैं पैसा तुम्हारे बैंक को दे दूंगी। तो वो कर देगा बैंक, लॉक कर दे देगा तुम्हें तुम्हारे गोल्ड वगैरह के लिए। और फिर है ट्रैवलर्स चेक। अब देखो ट्रैवलर्स चेक में बैंक क्या करता है, बेसिकली ना जो लोग कहीं अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको ना कई बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त पैसा नहीं मिलता, कैश की फॉर्म में पेमेंट वो नहीं कर पाते, किसी दूसरी करेंसी में वो पेमेंट नहीं कर पाते, तो बैंक जो है पहले ही तुम्हें एक नोट लिख के दे देता है, और वो नोट की मदद से तुम जो है कहीं भी जाके पेमेंट कर पाते हो। तो तुम्हारा बैंक जो है जब तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल जब तुम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें पेमेंट करने में मदद करता है, क्योंकि जब तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तुम्हें इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, तुम्हें इंटरनेशनल बैंक्स चाहिए, कई बार वो नहीं मिलते, तो तुम्हारा बैंक ऑलरेडी तुम्हें ट्रैवलर्स चेक लिख के दे देगा, जिसकी मदद से तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बैंक क्या करता है, जब तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बैंक तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी लिख के दे देगा किसी दूसरे बंदे को कि देखो ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, तुम इसके साथ बिजनेस कर सकते हो, इसका अकाउंट मेरे बैंक में है, इतने सालों से ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस में बैंक वो काम भी करता है तुम्हारे लिए। तो एक कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिपॉजिट लेना और लोन देना, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस बैंक करता है, जैसे कि एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शन, जो कि आप अपने सारे कस्टमर्स को जो बैंक है वो ये फैसिलिटीज देता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है क्रेडिट क्रिएशन का, जो हम डिटेल में पहले समझते हैं। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या कहता है। हमारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड एज इट इज आपको बेटा ये पेपर में बना के आना होगा, विद असम्पशन, विद फॉर्मूला, विद टेबल, नंबर, सब कुछ आपको करके दिखाना होगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो। और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो इस चैप्टर का क्रेडिट क्रिएशन का आएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगले जो एडीएस वाले चैप्टर्स है उसमें से आएगा। तो या तो मनी मल्टीप्लायर कर लेना, या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दोनों बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी वर्डिंग अलग है, इसमें मनी है उसमें इन्वेस्टमेंट है, पर बात बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है, वर्किंग बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सिमिलर है, पर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन गारंटी एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आएगा ही, 5 में से 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन देखने को हमें मिलने वाला है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को आप शुरू करोगे कि हमने 2 assumptions लिए हैं। क्या assumption लिया है कि हमारा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, मैं पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक ही मान रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि एसबीआई बैंक है कि एचडीएफसी बैंक है, सारे बैंकिंग सिस्टम में एक ही बैंक है और उनको मैं नाम दे रही हूँ बैंक्स, सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहे, कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अब अज्यूम करते हैं कि पहली बार कोई बंदा आया बैंक के पास और उसने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए। अब वो बंदा क्या करेगा, 1000 रुपए डिपॉजिट करवा के चला गया, बैंक ने क्या किया, उस 1000 रुपए में से थोड़ा सा पैसा अपने पास संभाल के रखा रिजर्व रेशो में 100 रुपए, और बाकी का बचा हुआ बैंक ने दे दिया लोन। अब बैंक ये संभाल के क्यों रखेगा, देखो बैंक्स ना 1000 रुपए बैंक के पास आए, बैंक सोचेगा कि अरे मैं क्या करता हूँ, इस 1000 रुपए का किसी को लोन दे देता हूँ, क्योंकि मैं लोन दूंगा, लोन पे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट मेरी इनकम होगी, पैसा ही पैसा होगा। तो बैंक ने तो सोचा मैं सारा पैसा उड़ा के दे देता हूँ लोन में, लेकिन बीच में आया आरबीआई। आरबीआई कहता मेरी बात सुन, तूने अगर सारे का सारा पैसा लोन में दे दिया, कल को तेरा लोन वापस नहीं आया तो जो डिपॉजिटर है तो डिपॉजिटर को पैसा वापस कैसे करेगा। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को बोला कि देखो तुम्हारे पास जितना पैसा आता है तुम सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि डिपॉजिटर कल को पैसा वापस भी तो मांगने आएगा, तो डिपॉजिटर जब पैसा वापस मांगने आएंगे तो तुम कहां से पैसा दोगे, तुम पैसा दोगे रिजर्व में से, तुम्हें अपने पास पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास जितना भी पैसा आया डिपॉजिट में उसका कुछ परसेंटेज लोन में दे दो, बस पर कुछ परसेंटेज रिजर्व में रख लो। तो जितना पैसा रिजर्व में रखोगे उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि रिजर्व रखा है, कितना रेशो रखोगे, जितना भी रखोगे उसको मैं बोलूंगी रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो। कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि तुम्हारे पास अगर टोटल जितना भी पैसा आया उसका 10% तुमने रिजर्व में रखना है तो वो तुम्हारी हो जाएगी लीगल रिजर्व रेशो। तो मैं कहती हूँ अगर आरबीआई ने बोला कि देखो तुम्हारे पास जितना भी पैसा आया 10% ऑफ इट तुम्हें रिजर्व में रखना पड़ेगा ताकि कल को डिपॉजिटर आए तुम उसको वापस कर सको, तो वो हो जाएगी रिजर्व रेशो, ठीक है ना। अब रिजर्व में पैसा रखा गया 10%, 10%, ठीक है। अब ये जो रिजर्व रेशो है इसमें 10% आ गया 1000 का 100 रुपीज, ठीक है। 90% ऑफ द
डिपॉजिट्स यहाँ चला गया लोन में, तो 1000 में से 900 रुपए गए लोन में। जो भी पैसा लोन में गया, बैंक ने लोन कैसे दिया? कैश के फॉर्म में दिया? नहीं, कैश तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा, सारा ट्रांजैक्शन बैंक से हो रहा है। तो बैंक ने लोन कैसे दिया? इन द फॉर्म ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन ओनली। किसी एक के पैसे, किसी एक के बैंक के थ्रू एक के अकाउंट में 1000 रुपए आए, बैंक ने उस 1000 रुपए को क्या किया? किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 900 रुपए उसमें से एज अ फॉर्म ऑफ लोन। अब वो 900 रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए इन द फॉर्म ऑफ लोन। डिपॉजिट होके वो वापस से पैसा घूम फिर के बैंक में आ गया, तो वो 900 रुपए में से फिर से बैंक क्या करेगा? 810 रुपए लोन में दे देगा, 90% लोन में दे देगा, 10% फिर से रिजर्व में चला जाएगा। तो समझ आ रही है हुआ क्या? किसी ने पैसा बैंक में डाला, बैंक ने क्या किया? इस अकाउंट से पैसा निकाला, दूसरे अकाउंट में पैसा डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। वो दूसरे अकाउंट में पैसा डाला, तो वो दूसरे बैंक ने क्या किया? उस अकाउंट में से पैसा निकाला, किसी तीसरे अकाउंट में डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। समझ आ रही है? फिर से ये जो पैसा था घूम फिर के बैंक में आया, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही इसलिए, तो ये किसी और के अकाउंट में आया। तो बैंक ने क्या किया? इसके अकाउंट में आया हुआ पैसा उठा के किसी दूसरे को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो पैसा आया, लोन में गया, लोन का पैसा फिर से बैंक में आया, फिर से लोन में गया, फिर से बैंक में आया, फिर से लोन में गया, फिर से बैंक में आ जाएगा। तो ये होता है पूरे का पूरा क्रेडिट क्रिएशन, कि एक्चुअल में पैसा कैसे, मनी कैसे, क्रेडिट कैसे क्रिएट हो रहा है। पैसे को घुमा के घूम के पैसा वापस बैंक में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। तो हो क्या रहा है? एक के अकाउंट में पैसा आया, वो दूसरे के अकाउंट में चला गया, दूसरे के अकाउंट में पैसा आया, वो तीसरे के अकाउंट में चला गया। पैसा इधर उधर घूम रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एंड इन दिस प्रोसेस बैंक को अपना बहुत सारा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है ना? ये है मेरा पूरे का पूरा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। अब कहीं ना कहीं तो जाके ये साइकिल रुकेगा ना, कहीं ना कहीं जाके तो होगा ना कि टोटल कितना डिपॉजिट हुआ, टोटल कितने लोन मिला और टोटल कितना रिजर्व में आया। कहीं ना कहीं तो आके टोटल होगा ना, कहीं ना कहीं आके तो ये साइकिल रुकेगा ना। तो ये साइकिल स्टॉप कब होगा? ये पूरे का पूरा साइकिल स्टॉप कब होगा? ये साइकिल स्टॉप तब होगा जब मेरे जो इनिशियल डिपॉजिट थे, जो पहली बार बैंक में आए थे, जब मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे वो किसके बराबर हो जाएंगे? वो टोटल रिजर्व्स के बराबर हो जाएंगे। जब खुद तुम सोच के देखो ना, किसी ने 1000 रुपए जमा कराया था, अब वो 1000 का 1000 रुपए बैंक ने रिजर्व के फॉर्म में रख दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं किसी को लोन देने के लिए। अब तो तभी लोन दिया जाएगा जब दोबारा से कोई इनिशियल डिपॉजिट आएगा। ठीक है ना? अब ये वाला तो पूरा चक्का घूम चुका, ये तो पूरा चक्का घूम के खत्म हो गया। 1000 रुपए किसी ने डाला था, 1000 का 1000 रिजर्व में चला गया, अब ये स्टॉप हो गया। अब दोबारा से जब कोई आएगा, अपनी जेब में से पैसा निकालेगा, बैंक में डालेगा, तब ये दोबारा शुरू होगा, वरना तब तक मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है? तो ये साइकिल कब रुकेगा? जब मेरा इनिशियल डिपॉजिट मेरे टोटल रिजर्व के बराबर हो जाएगा, तो ये जो मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का साइकिल है, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा बेटा जी कुछ 2 फॉर्मूलाज है मेरे पास जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये 2 फॉर्मूलाज मुझे क्या बोलते हैं? इसका मनी मल्टीप्लायर का सी मुझे फॉर्मूला सिखाते हैं। ये फॉर्मूलाज मुझे क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए बैंक में इनिशियली आए, देखो जो सबसे पहले किसी ने डाले थे उसको मैं बोलूंगी इनिशियल डिपॉजिट। उसके बाद बैंक ने जो चक्का घुमाया, बैंक ने जो साइकिल्स घुमाए, उसको मैं क्या बोलूंगी? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, 6, इन सबको मैं बोलूंगी सेकेंडरी डिपॉजिट। इन सबको मैं क्या बोलूंगी कि बैंक्स में क्या हो रहे हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो रहे हैं। ठीक है? अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी इनिशियल 1000 रुपए आए थे उसकी वजह से टोटल कितना डिपॉजिट बैंक में आया? क्या मैं पूरा कैलकुलेशन करके देखूंगी? नहीं, मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं देखूंगी, मैं बस ये फॉर्मूला लगाऊंगी। मैं बोलूंगी कि अगर मेरा LRR 10% है, अगर मेरा LRR लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए? मनी मल्टीप्लायर मेरा होगा, मनी मल्टीप्लायर होगा 1/LRR, यानी कि 1/10 इंटू 100, यानी कि 10%, 10 टाइम्स होगा मेरा मनी मल्टीप्लायर, 10 टाइम्स होगा मेरा मनी मल्टीप्लायर। यानी कि अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट जो है, देखो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर। तो अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट कुछ भी है, उससे टोटल डिपॉजिट मेरा कितना बन जाएगा? अपॉन मनी मल्टीप्लायर करके मैं वो निकाल लूंगी। तो मैं इनिशियल डिपॉजिट को अगर मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल डिपॉजिट निकल के आ जाएगा। तो अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए का है, मनी मल्टीप्लायर 10 मैंने निकाला, तो टोटल डिपॉजिट 10,000 निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि इस पूरे साइकिल में क्योंकि LRR 10% था, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर भी 10 टाइम्स निकल के आया। तो अगर मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए था, तो मेरा टोटल डिपॉजिट 10,000 हो जाएगा। अगर रिजर्व में 1000 गया तो लेंडिंग्स मेरी
मेरे टोटल 9,000 हो जाएंगे। ये मेरा पूरे का पूरा मनी मल्टीप्लायर बन जाएगा। आपको क्या 3 चीजों का ध्यान रखना है, नंबर 1 एजम्पशन लिख कर आनी है, नंबर 2 ये पूरा टेबल एज इट इज बना के आना है, जिसमें सबसे पहले कोई इनिशियल डिपॉजिट होगा, कोई LRR तुम लोगे और फिर ये सारा काम करके दिखाओगे। एंड नंबर 3 तुम्हें ये 2 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इन 2 फॉर्मूलाज को लगाओगे, इन दोनों फॉर्मूलाज को लगा के पहले मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के दिखाओगे कि वो 10 गुना आई है, और फिर तुम उससे टोटल डिपॉजिट की वैल्यू निकाल के दिखाओगे। इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट। ये तुम करके दिखाओगे दोनों की दोनों चीजें। अगर ये सारी चीजें तुमने करके दिखा दी बेटा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, तुम्हें मिल जाएंगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। एंड आई कैन गारंटी यू बेटा जी, या तो मनी मल्टीप्लायर या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई एक तुम्हारे पेपर में आएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम काम तुम्हें करके आना है, कुछ भी अलग उसमें भी करके नहीं आना, बस थोड़ी सी वर्डिंग अलग हो जाएगी। अगर ये चीज क्लियर है, वापस चलते हैं अपने बैंकिंग के चैप्टर के ऊपर। चलो, हमारे पास अगली चीज यहाँ पे आती है सेंट्रल बैंक हमारा RBI। ठीक है, देखो RBI क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो ये क्या है, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कंट्रोल है पूरे बैंकिंग सिस्टम पे, क्रेडिट क्रिएशन पे, मनी डिस्ट्रीब्यूशन पे, पूरे देश भर के बैंकिंग सिस्टम को जो मैनेज करता है, पूरे देश भर की मनी क्रिएटिंग पॉलिसीज को जो मैनेज करता है, मनी की पॉलिसीज जो बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो बनाता है, वो कौन होता है, मेरा RBI। RBI हमारा क्या है, देखो 1949 में जो RBI था वो नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, वो नेशनलाइज उसको भी कर दिया गया था 1949 में। ठीक है, RBI regulates the credit and currency system in India. ठीक है, the chief objective of the RBI is to sustain the confidence of the public in the system, protect the interest of the depositors, offer cost effective banking services. ठीक है, तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हेड हमारा कौन है, RBI है, जिसका मेन काम क्या है, पूरे देश भर के लोगों को शांत रखना, उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखना इस बैंकिंग सिस्टम में, सारे बैंक्स का ध्यान रखना, कोई बैंक गलती कर रहा है उसको पकड़ना, उसको सॉल्व करना, एंड पूरे बैंकिंग सिस्टम का अच्छे से ध्यान रखना। मेन क्या क्या काम करता है RBI, देखो ये इस तरीके का फ्लो चार्ट तुम भी अपने पेपर में बना के आ सकते हो कि अगर RBI के फॉर एग्जांपल 1 या 2 फंक्शन पूछे, एंड अगेन आई कैन गारंटी यू 5 में से कोई 2 से 3 सेट में RBI के फंक्शन भी पूछे जाएंगे, सारे नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक पूछ लिया जाएगा। RBI का फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, RBI द फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक, RBI का फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कोई ना कोई एक फंक्शन बेटा जी RBI का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तुम्हें उसका आंसर लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे RBI के फंक्शंस होते हैं, ये हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला आता है बैंक ऑफ इशूइंग द नोट्स। देखो तो हमारा RBI जो है वो करेंसी इशू करता है हमारे देश में। हमारे देश में जो नोट्स हैं, जो करेंसी है, वो कौन इशू करता है, वो RBI इशू करता है। ठीक है, हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है, पैसे को, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने की, हर चीज की मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है वो RBI बनाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर है लेंडर टू द कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो भी RBI देता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, RBI इज अ गवर्नमेंट्स बैंक और द बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो जैसे कि एक कमर्शियल बैंक होता है हम पब्लिक के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे लोन लेना है, मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी, SBI, HDFC, मुझे पैसा डिपॉजिट करवाना है, कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी, मुझे लॉकर खुलवाना है, मुझे अपने शेयर्स का परचेज और सेल करना है, मुझे कुछ भी करना है, मैं अपने कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगी। सिमिलरली सरकार किसी कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाएगी, सरकार इन सभी कामों के लिए किसके पास जाएगी, RBI के पास जाएगी। सरकार को लोन लेना है, सरकार को पैसा डिपॉजिट करवाना है, सरकार के शेयर्स को सेल और परचेज करना है, सब कुछ कौन करेगा, RBI करेगा। तो सरकार का अकाउंट मैनेज करता है, सरकार के बिहाफ पे पैसा कोई आना हो तो वो लेता है, सरकार के बिहाफ पे कोई पैसा भेजना हो, पेमेंट करनी हो, वो करता है, सरकार को लोन देता है। ठीक है, सरकार के डेट को मैनेज करता है। ठीक है, एंड सरकार को एडवाइस देता है फाइनेंशियल मैटर्स में, और सरकार के बिहाफ पे एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की जितनी भी सरकारी शेयर्स हैं, सरकारी कंपनी के शेयर्स का बाय एंड सेलिंग है, वो कौन करता है, RBI करता है। तो RBI 3 काम करता है सरकार के लिए। देखो RBI सबसे पहले बैंकर टू द गवर्नमेंट है, कि बैंकर है, गवर्नमेंट का लोन देता है, गवर्नमेंट का पैसा लेन देन सब करता है। फिर है गवर्नमेंट का एजेंट, कि गवर्नमेंट की शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करता है। लास्ट में RBI क्या है, गवर्नमेंट का एडवाइजर। 3 काम मेन करता है, 3 हेडिंग्स आप बना के आओगे। बैंकर के बेसिस पे वो क्या करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर है सरकार का एडवाइजर के बेसिस पे RBI क्या करता है, नंबर 5। और एजेंट के बेसिस पे RBI क्या करता है, सरकारी कंपनीज के शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग देखता है। ठीक है, फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व का ध्यान रखता है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि बैंक ना
क्या करते हैं, कुछ एक पैसा रिजर्व में रखते हैं। देखो एक बैंक जो है, बैंक बोलता है मेरे पास जितना भी लोन में आए, सॉरी जितना भी मेरे पास डिपॉजिट में पैसा आए, मैं वो डिपॉजिट वाला सारा पैसा उठा के लोन में दे दूं, ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा इंटरेस्ट कमाऊं। लेकिन आरबीआई कहता है बेटा ऐसे नहीं होगा, सारा लोन में नहीं दे सकते, क्योंकि डिपॉजिटर कल को पैसा वापस भी मांगने आएगा, तुम्हें पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तुम पैसा कहां से वापस करोगे, उसके लिए तुम्हें रिजर्व रखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक कहता ठीक है रख लूंगा रिजर्व। कमर्शियल बैंक ने बोल के छोड़ दिया रिजर्व रखा नहीं, तो आरबीआई कहता बेटा ऐसे नहीं चलेगा, रिजर्व रखना भी पड़ेगा, और उस रिजर्व का कुछ हिस्सा तुम्हें मेरे पास आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। तो अब आरबीआई ने क्या बोला कमर्शियल बैंक को, तुम्हारे पास जो भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा लोन में दोगे, कुछ हिस्सा रिजर्व में रखोगे, और जो भी पैसा तुम रिजर्व में रखोगे उस रिजर्व को तुम दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। उस रिजर्व का थोड़ा सा तो अपने पास रख लो, पर थोड़ा सा मेरे पास जमा कराना पड़ेगा। तो वही कैश रिजर्व जो बैंक्स जमा करवाते हैं आरबीआई के पास, उसको ध्यान रखता है, उसका ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है, आरबीआई उसका ध्यान रखता है। तो जितने भी कैश रिजर्व्स होते हैं वो वाले, ठीक है, जो लोन में से, जो डिपॉजिट्स में से कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है, वो रिजर्व कहाँ रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है, और आरबीआई उस रिजर्व का ध्यान रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि एक कमर्शियल बैंक को भी कई बार पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है। कमर्शियल बैंक दर दर भटकेगा, कोई मुझे लोन दे दो, कोई मुझे लोन दे दो, लोन मिल भी जाएगा, पर कई बार कमर्शियल बैंक बहुत बुरी हालत में होता है, कोई लोन नहीं देता। तो अगर कमर्शियल बैंक हर जगह चला गया और उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो कमर्शियल बैंक को लोन देने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। तो लास्ट, अब तो आखिरी ऑप्शन बचा है, तो आखिरी जब ऑप्शन बचता है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, वो आखिरी ऑप्शन आरबीआई होता है कि अब तो आरबीआई ही तुम्हें लोन देगा और कोई तुम्हें लोन नहीं देगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में आरबीआई क्या करते हैं, देखो जितने भी मेरे कमर्शियल बैंक होते हैं उनके डेली जो भी चेक वगैरह की सेटलमेंट होती है, कि एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में लगाना, दूसरे का चेक तीसरे बैंक में लगाना, तीसरे का चौथे बैंक में चेक लगेगा, वो जितने भी चेक लगते हैं ऑन ए डेली बेसिस, वो सारे चेक घूम फिर के किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई उन सभी चेक्स का क्लेम जो है सेटल करके कमर्शियल बैंक्स को देता है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी आरबीआई करता है बैंक्स के लिए। फिर कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, अब मनी सप्लाई को भी कंट्रोल आरबीआई करता है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, तो नोट्स इशू करता है आरबीआई। सरकार के लिए क्या करता है, सरकार के लिए बैंकर होता है, सरकार के लिए एजेंट होता है, सरकार के बिहाफ पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करता है, और सरकार के लिए एडवाइजर होता है आरबीआई। ठीक है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, बैंकर्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके लिए बैंक्स का काम करता है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को लोन देना, कमर्शियल बैंक्स का पैसा डिपॉजिट रखना, कमर्शियल बैंक्स के क्या कहते हैं जितने भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स का ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनना, कमर्शियल बैंक्स का क्लियरिंग हाउस फंक्शन करना, ये सारा भी आरबीआई करता है। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बेटा जितने भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, डॉलर की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, येन की फॉर्म में, यूरो की फॉर्म में, उन सब का ध्यान भी कौन रखता है, हमारा आरबीआई रखता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डब्बा भी हमारा आरबीआई के पास पड़ा होता है। इसके अलावा लास्ट में पास आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि क्रेडिट क्रिएशन का ध्यान रखता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि जो लोन देना, देखो क्रेडिट क्रिएशन हमने पढ़ लिया ना, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, तुम डिपॉजिट आता है बैंक के पास, बैंक उस डिपॉजिट में से कुछ हिस्सा लोन में देता है, जब वो लोन देता जाता है, लोन देता जाता है, क्रेडिट क्रिएट होता जाता है, पैसा इधर से उधर घूमता जाता है, ठीक है, तो लोन क्रिएट होता रहता है, इकोनॉमी का चक्का चलता रहता है। वो क्रेडिट क्रिएशन कौन कर रहा है, एक्चुअल में आरबीआई कर रहा है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। उसके अलग अलग तरीके आरबीआई के पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व रेशियोज, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है देखो बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स द लोन टू कमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन रीपर्चेज दैट विल बी ड्रॉन अप। बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। एक लंबे टाइम पीरियड के लिए अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे तो उसको वो किस रेट पे देता है, बैंक रेट पे देता है। पहले मैं इन सब का मतलब समझाती हूँ, फिर मैं इन सब की वर्किंग समझाऊंगी, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है
फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद समझो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एक रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, या फिर ये भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेस मनी टू द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो देखो बैंक रेट और रेपो रेट तो सेम है, ठीक है। बैंक रेट एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, रेपो रेट एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इन दोनों में ही जो आरबीआई है वो पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टाइम के लिए तो होता है पर इसमें कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा दे रहे होते हैं आरबीआई को, ठीक है जी। तो अगर पैसा आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो इंटरेस्ट कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा। इंटरेस्ट कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा आरबीआई को। और अगर रिवर्स रेपो रेट है तो कमर्शियल बैंक का पैसा डिपॉजिट हो रहा है आरबीआई के पास और आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ये बैंक रेट होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। इन दोनों के केसेस में जो हमारी जो सिक्योरिटीज होती है, जो शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कमर्शियल बैंक्स के पास होती हैं, उनको गिरवी रखा जाता है, उनको एज ए कोलेटरल, एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है इन दोनों के केस में, ठीक है जी। अब ये तो इनका हो गया मतलब। सबसे पहली चीज जो तुम्हें इनमें याद करनी है वो है इनकी डेफिनेशन कि आरबीआई डिपॉजिट्स, आरबीआई lends money to commercial bank for a long time, for a short time. Commercial bank deposit excess money with RBI for a short time period. सबसे पहले तो डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। वर्किंग हम समझेंगे। फिर आती है मेरे पास देखो सीआरआर और एसएलआर। तो जो मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाया लीगल रिजर्व रेशो, ये लीगल रिजर्व रेशो दो चीजों की मिलकर बनती है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है? एक ऐसी रेशो है, देखो, जो मेरा लीगल रिजर्व रेशो था उसका ही पार्ट है सीआरआर और एसएलआर। लीगल रिजर्व रेशो का क्या मतलब था कि जो भी टोटल डिपॉजिट आया एक कमर्शियल बैंक के पास, उसका कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक क्या करेगा? रिजर्व की फॉर्म में रखेगा, सारे का सारा लोन में नहीं देगा। वो जितना टोटल हिस्सा रिजर्व में रखेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लीगल रिजर्व रेशो, कि टोटल तुम्हारे पास जितना भी आया उसका 10% तुम रिजर्व में रखोगे। अब जितना रिजर्व में रखा उसमें से भी थोड़ा सा सीआरआर में रखा जाएगा, थोड़ा सा एसएलआर में रखा जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रखता है और थोड़ा सा वो आरबीआई के पास जमा कराता है। देखो, सीआरआर essential monetary policy for controlling money supply or regulation implemented in almost every nation by the central bank. It is the minimum percentage of cash deposit that must be maintained by every commercial bank as per the रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये क्या है? वो मिनिमम परसेंटेज है जो कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करवानी पड़ेगी एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास आउट ऑफ द टोटल रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो कैश की फॉर्म में ही तुम्हें डिपॉजिट करवानी पड़ेगी आउट ऑफ द टोटल रिजर्व्स। लेकिन एसएलआर में ऐसा नहीं है। एसएलआर में ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं मेंटेन रखना, तुम उसको गोल्ड की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में भी, रिजर्व की फॉर्म में रख सकते हो, बस तुम उससे लोन नहीं दे सकते हो, ठीक है। इट इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स। इट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। लेकिन ये तुम्हें सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं रखना, ये तुम गोल्ड की फॉर्म में, अदर सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है जी। तो अगर एक बैंक के पास 1000 रुपए आए, बैंक उस 1000 रुपए में से फॉर एग्जांपल 10% लीगल रिजर्व रेशो के हिसाब से रिजर्व में रखेगा, उस 10% में से थोड़ा सा वो कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवा देगा, तो वो क्या होगा? कैश रिजर्व रेशो। थोड़ा सा वो लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के हिसाब से अपने पास रखेगा, चाहे कैश के फॉर्म में, चाहे गोल्ड की फॉर्म में, चाहे सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, वो अपने पास रखेगा एक कमर्शियल बैंक, ठीक है। वो हो जाएगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब एलआरआर से हमने सीआरआर पढ़ लिया, एसएलआर पढ़ लिया। अगली चीज मेरे पास आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो आरबीआई है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उनको बाजार में जाके परचेज भी कर सकता है, उनको बाजार में जाके सेल भी कर सकता है, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की कंपनीज के शेयर्स हैं, उनको शेयर मार्केट में जाके परचेज कर सकता है, शेयर मार्केट में जाके बेच सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर आरबीआई बाजार में जाए, शेयर मार्केट में जाए और जाके सिक्योरिटीज को परचेज कर ले, तो जाके सिक्योरिटीज को परचेज कर ले तो शेयर्स किसके पास आ जाएंगे? शेयर्स किसके पास आ जाएंगे? आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या करेगा? शेयर्स के बदले में मनी दे देगा। किसको दे देगा? स्टॉक मार्केट में दे देगा पैसा।
अगर आरबीआई शेयर्स को खरीदेगा तो वो शेयर्स घूम फिर के किसके पास आ जाएंगे, आरबीआई के पास, और आरबीआई को उन शेयर्स के बदले में देना पड़ेगा पैसा, जो पैसा चले जाएगा स्टॉक मार्केट में। तो यानी कि आरबीआई का पैसा सारा स्टॉक मार्केट में रिलीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आरबीआई शेयर्स को सेल करेगा तो आरबीआई शेयर्स किसको दे देगा, बाजार में दे देगा लोगों को, और जो मनी है वो घूम फिर के आरबीआई के पास आ जाएगी, क्योंकि जब तुमने कुछ बेचा तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। तो आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा फ्रॉम द स्टॉक मार्केट में से पैसा निकल के आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। समझ रहे हो चीज? तो अगर आरबीआई शेयर्स को परचेज करता है तो पैसा किसके पास गया, मार्केट में गया। आरबीआई के पास शेयर्स आए, पैसा मार्केट में चला गया। लेकिन अगर आरबीआई ने शेयर्स को बेचा तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, शेयर्स बाजार में चले जाएंगे। तो कहना है इस केस में मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और इस केस में मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पैसा आरबीआई का निकल के बाजार में चला गया, यहाँ से पैसा बाजार से निकल के आरबीआई के पास आ गया, तो यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, यहाँ पे मनी सप्लाई बाजार की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो अगली चीज आती है मेरे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि तुमने जब भी कोई लोन देना है, कमर्शियल बैंक ने जब भी कोई लोन देना है, तो कमर्शियल बैंक लोन के बदले में तुमसे क्या मांगेगा, कोलैटरल मांगेगा। अब सोच के देखो, मान लो तुमने 10 लाख रुपए की कोई चीज गिरवी रखवाई, तो कमर्शियल बैंक तुम्हें लोन कितना देगा। तुमने 10 लाख रुपए का घर गिरवी रखवा दिया, गाड़ी गिरवी रखवा दी, उस 10 लाख के घर या गाड़ी के बदले में बैंक तुम्हें लोन कितना देगा, 10 लाख का, 12 लाख का या 8 लाख का। कमर्शियल बैंक तुम्हें 10 लाख से कम का लोन देगा। क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारी गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी की वैल्यू कम हो सकती है, गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है, कल को तुम बैंक के लोन के अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट पे भी डिफॉल्ट कर सकते हो। कल को बैंक को जो है रिस्क है कि तुम्हारा बैंक का पैसा डूब सकता है, तो बैंक क्या बोलेगा, तुम मुझे 10 लाख का सामान दो, ठीक है, पर मैं उसके बदले में तुम्हें थोड़ा सा कम ही लोन दूंगा, ताकि मैं अपने सारे रिस्क को कवर करके चलूं। तो बैंक सिर्फ 8 लाख का तुम्हें लोन देगा। ठीक है, समझ रहे हो चीज? बैंक सिर्फ तुम्हें 8 लाख का लोन देगा। तो कितने कोलेटरल पे कितना परसेंट लोन दिया जाए, कितना मार्जिन रखा जाए, ये बताता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख कम तुम्हें लोन दिया जाएगा, तो 9 लाख तुम्हें लोन दिया जाएगा। इस केस में कितना हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, 20%, 20%, कि 10 लाख का 20%, 2 लाख बैंक कम देगा तुम्हें लोन, तो 10 लाख में से सिर्फ 8 लाख का लोन देगा। तो जितना भी तुमने कोलेटरल रखवाया सिक्योरिटी, उसका कितना प्रतिशत कम तुम्हें लोन मिलेगा, कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज मार्जिन में रखा जाएगा, वो होता है मॉरल सुएशन, वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन सभी चीजों का मतलब समझते हैं। ठीक है, अब इन सभी चीजों का मतलब समझते हैं। मैंने तुम्हें अभी तक समझा दिया बैंक रेट, मैं तुम्हें अभी तक समझा दिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बैंक रेट था, कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है आरबीआई से फॉर अ लॉन्ग टाइम। रेपो रेट था, आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को फॉर अ शॉर्ट टाइम। रिवर्स रेपो रेट था, कमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहा है आरबीआई के पास फॉर अ शॉर्ट टाइम। सीआरआर और एसएलआर क्या था, सीआरआर एसएलआर का था रिजर्व रेशो, कि जितना भी डिपॉजिट आया उसका कितना परसेंट लोन दिया जाएगा, कितना परसेंट रिजर्व में रखा जाएगा। एलआरआर था, वो एलआरआर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराओगे और जो लिक्विड फॉर्म में बैंक अपने पास रखेगा। एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी का, कोलैटरल का कितना परसेंट मार्जिन रखा जाएगा और कितना परसेंट लोन दिया जाएगा। अब देखो, इनमें से कोई भी चीज अगर आरबीआई इंक्रीज करेगा, इनमें से अगर कोई भी चीज आरबीआई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अगर आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक को, ठीक है, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा फ्रॉम आरबीआई। तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेना चाहेगा आरबीआई से? कमर्शियल बैंक बोलेगा, अरे इतना महंगा हो गया, बैंक रेट इतना बढ़ गया, मैं तो लोन नहीं लूंगा, बाबा रे बाबा बहुत महंगा है। तो कमर्शियल बैंक बोलेगा, नहीं मैं नहीं लोन लूंगा आरबीआई से। तो कमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देगा। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देगा। अब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा आया, कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा आया, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक को
लोन देता है कमर्शियल बैंक, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पब्लिक को लोन देता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल बैंक को पीछे से इतना महंगा लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक आगे जो लोन दे रहा है उसका रेट भी तो बढ़ाएगा। ये सिंपल चीज सोच के देखो, कमर्शियल बैंक की रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो कमर्शियल बैंक अपने प्रोडक्ट का रेट भी तो बढ़ा देगा। सिंपल बात हो गई ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो तुम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे ना। तो कमर्शियल बैंक को पीछे से लोन महंगा मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन देती है तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। तो अब पब्लिक क्या बोलेगी, पब्लिक क्या बोलेगी कि अरे बाबा इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाबा रे बाबा हम तो नहीं भरेंगे इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक विल टेक लेसर लोन्स, पब्लिक लोन लेना कम कर देगी, पब्लिक लोन लेना कम कर देगी। पब्लिक बोलेगी अरे बाबा रे बाबा इतना महंगा हम तो नहीं ले सकते, हम तो लोन नहीं लेगा, मैं गाड़ी बाद में खरीद लूंगा, गाड़ी का लोन नहीं ले सकता मैं अभी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पब्लिक कम लोन लेगी तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि लोगों को लोन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो गई तो पब्लिक के पास मनी कम है तो लोग कोई भी चीज खरीदेंगे ही नहीं, डिमांड कम करेंगे। अगर डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी में चीजों के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी या फिर आप बोल सकते हो इससे डिफ्लेशन हो जाएगी। तो हुआ क्या, अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो कमर्शियल बैंक को एक महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अगर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा पीछे से तो कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देगा जिसपे वो पब्लिक को लोन दे रहा है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो कमर्शियल बैंक भी महंगे रेट पे पब्लिक को लोन देगा। पब्लिक बोलेगी ना बाबा मैं तो नहीं लोन ले सकती, तो पब्लिक बोलेगी यार मुझे गाड़ी खरीदनी थी पर गाड़ी का लोन बड़ा महंगा हो गया, तो ऐसा करते हैं अभी गाड़ी नहीं खरीदते, अभी मैं डिमांड नहीं करता, अभी मुझे गाड़ी खरीदनी है बाद में खरीदूंगा, एसी खरीदना है बाद में खरीदूंगा, फ्रिज खरीदना है बाद में खरीदूंगा, घर खरीदना है बाद में खरीदूंगा, अभी तो लोन बहुत महंगा है। तो पब्लिक जो भी खरीदने वाली थी, घर, गाड़ी, एसी, कप, जो भी चीज है, ठीक है, गाड़ी वॉटेवर, ठीक है, तो वो सारी चीजें पब्लिक कम कर देगी खरीदना, तो पब्लिक कुछ खरीदेगी नहीं। अगर पब्लिक खरीदेगी नहीं तो घर की, गाड़ी की, फ्रिज की, हर चीज की प्राइस नीचे आ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा अगर डिमांड कम हो गई तो फिर इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर तुम बोल सकते हो इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो जाएगी। और ये सेम टू सेम चीज बेटा जी अगर फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दो और अच्छी बात, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो तो भी अच्छी बात, ये सेम टू सेम चीज आपको पेपर में एक्सप्लेन करके आनी है, कोई ना कोई एक चीज का पूछेगा ही। और अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ाए, रेपो रेट बढ़ाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए, सीआरआर बढ़ाए, एसएलआर बढ़ाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाए, इन सभी केसेस में, इन सभी के सभी केसेस में मैं तुम्हें लिख के दे रही हूं अभी के अभी बेटा जी, तुम क्या लिख के आओगे कि मनी सप्लाई कम होने वाला है। इन सभी केसेस में मनी सप्लाई कम होने वाला है और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर बैंक रेट कम हुआ, रेपो रेट कम हुआ, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनमें से कोई भी चीज अगर कम हो गई तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, ये सारी चीज उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिलेगा, अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता हो जाएगा ना, सिंपल बात है ना। तो कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पे पब्लिक को लोन देगी, पब्लिक बोलेगी अरे बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, फटाफट से गाड़ी का लोन ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा करेगी, प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सिंपल बात। तो इनमें से कोई भी चीज बढ़ गई मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इनमें से कोई भी चीज गिर गई, कम हो गई तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इन सब का मतलब याद करो, मतलब याद करने के बाद वर्किंग मैंने तुम्हें समझा दी, वर्किंग सबकी सेम रहेगी, मनी लोगों को लोन कम मिलेगा या लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, बस हमें इतना बताना है। अगर पब्लिक को लोन कम मिला, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। अगर लोगों को लोन ज्यादा मिला, मनी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा, ये सेम टू सेम वर्किंग हर एक चीज में तुम दिखा के आओगे, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज थी मेरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें तुम बता सकते हो कि अगर परचेज करा आरबीआई ने, मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर सेल किया आरबीआई ने तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज, एक आखिरी चीज जो मेरी बचती है वो है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का बेटा मतलब ये होता है कि आरबीआई ऐसा कुछ नहीं कर रही
कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, मैं तो रेट बढ़ा रही हूँ, मैं तो रेट कम कर रही हूँ। नहीं, आरबीआई एक बहुत प्यार से दरखास्त कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कमर्शियल बैंक्स को कि देखो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये करना चाहिए। मॉरली क्या कर रही है, परसुएड कर रही है एज अपोज टू द फोर्स और कंपल्शन। देखो यहाँ पे आरबीआई ने कंपल्शन लगा दी, मैं तो बैंक रेट बढ़ा रही हूँ, तुम अपना देख लो, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। पर मॉरल सुएशन में आरबीआई ऐसा कुछ नहीं करता। आरबीआई बस प्यार से एडवाइस देता है, कोई ना कोई सर्कुलर जारी कर देता है, कोई ना कोई गाइडलाइन बताता है, कोई लेटर देता है, कोई सेमिनार रखता है, कोई सर्कुलर देता है जिसमें आरबीआई लिख देता है कि देखो मुझे ना जहां तक दिख रहा है इकोनॉमी में ना ऐसा ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन बहुत हो रही है जहां तक मैं देख सकता हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि तुम ऐसा ऐसा कर दो। तो आरबीआई बस प्यार से जो है परसुएड कर रहे हैं, आरबीआई बस प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी ना किसी सर्कुलर के थ्रू बैंक्स को कि प्लीज तुम इस तरीके से करो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, हमें उसको करेक्ट करना है। और बैंक्स आर नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द एडवाइस। बैंक्स को कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। बैंक्स का दिल करा तो वो फॉलो करे, बैंक्स का दिल नहीं करा तो वो फॉलो ना करे। इसमें कोई भी जबरदस्ती बैंक्स के साथ नहीं हो सकती है। ये है हमारा मॉरल सुएशन, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा कमर्शियल बैंक्स का, आरबीआई का, मनी सप्लाई का, सारे का सारे दोनों के दोनों चैप्टर्स हमारे होते हैं खत्म। कल हम शुरू करेंगे एडीएएस वाला यूनिट, उसको पूरे का पूरा हम करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पूरी की पूरी सीरीज को कर लो फॉलो। सारी की सारी रिविजन अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की यहाँ पर आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।